हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में अभी हम क्लास 7 सोशल साइंस का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। श्री अरविंदो का यहाँ पर एक थॉट दिया गया है कि हमारे लिए केवल अपने भौगोलिक स्वरूप के कारण ही यह देश भारत अन्य देशों से काफ़ी अलग प्रतीत होता है। मतलब कि भारत का भूगोल, जैसे ऊंचे ऊंचे हिमालय, बड़े मैदान, रेगिस्तान, घने जंगल और चारों तरफ समुद्र, इसे दुनिया के बाकी देशों से अलग बनाते हैं और यही उसे एक विशेष राष्ट्रीय पहचान प्रदान करता है। अब यहाँ पर ये जो तुम वाटरफॉल देख रहे हो, ये जौग वाटरफॉल्स है, जो कि ये कर्नाटक में है। इस वाटरफॉल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा जाता है। 1984 में राकेश शर्मा, जो अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे, उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे बात की। जब इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो राकेश शर्मा ने जवाब दिया, सारे जहां से अच्छा, मतलब पूरे संसार से सुंदर। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और यह एशिया का पार्ट है। भारत अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार के साथ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है। इसे उपमहाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एशिया महाद्वीप का ही हिस्सा है। आमतौर पर भारत को समझने के लिए इसे 5 हिस्सों में बांटकर देखा जाता है: द ग्रेट माउंटेन जोन, द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द इंडस, द डेजर्ट रीजन, द साउथर्न पेनिनसुला एंड द islands। इस चैप्टर में हम उन सभी क्षेत्रों पर एक नज़र डालेंगे जैसे चिड़िया उड़ते हुए सब चीज़ों को देखती है। साथ ही कुछ जगहों को थोड़ा करीब से भी देखेंगे कि वहाँ क्या क्या है। इस वक्त हर चीज़ को डिटेल से समझाना मुश्किल होगा, क्योंकि आप जल्द ही देखेंगे कि भारत बहुत बड़ा और मजबूत डाइवर्स देश है। नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन रेंज एक प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ी है। यह भारत को उत्तर की तरफ से अलग और सुरक्षित रखती है। वहीं पश्चिम में थार रेगिस्तान और अरब सागर स्थित है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ये दोनों भारत की प्राकृतिक सीमाएं बनाते हैं। ये जोग्राफिकल फीचर्स, हिमालय, रेगिस्तान, समुद्र, भारत को बाकी एशिया से अलग करती है और इनका भारत के मौसम, संस्कृति और इतिहास को बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। अब चलो हम सब मिलकर एक यात्रा करें, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर के द्वीपों तक, और फिर भारत के पूर्वी हिस्सों की तरफ बढ़ें। मैप पर जो अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं वो हमें इंडिया के ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का आइडिया देते हैं। मैप के लीजेंड को ध्यान से देख लो और समझ लो। लीजेंड में दिया रहता है कि कौन सा कलर या सिंबल क्या दिखाता है। मैप में जो डिफरेंट कलर्स हैं वो बता रहे हैं कि कौन से एरिया की हाइट कितनी है। अब यहाँ मैप पर हिमालय रेंज की लंबाई ध्यान से देखो। ये एक बड़ी सी दीवार जैसी लगती है। मैप के लीजेंड को देखकर क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि हिमालय के अलग अलग पॉइंट्स पर ऊंचाई कितनी है? एक बात और याद रखना कि हिमालयन रेंज की जो लेंथ है वो 2500 किलोमीटर है। हिमालय ऐसे लगते हैं जैसे ये आसमान को छू रहे हो। इनफैक्ट हिमालय के बहुत सारे शिखर 8000 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचे हैं। इन सब को मिलाकर ये 8000 कहलाते हैं। हिमालय पहाड़ों की लंबी चेन एशिया के 6 देशों में फैली हुई है: इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्या तुम दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ का नाम बता सकते हो? सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट। इसका हाइट लगभग 8848 मीटर है और ये नेपाल और चाइना के बीच में है। अब आगे यहाँ दिया हुआ है कि गर्मियों में पहाड़ों पर जो बर्फ़ होती है वो पिघल जाती है और बड़ी नदियों को पानी देती है, जैसे कि गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। ये नदियाँ और इनकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज लोगों को पीने का पानी, खेती के लिए पानी और इंडस्ट्रीज़ के लिए भी पानी देती हैं। इस तरह से करोड़ों लोगों की ज़िंदगी इनसे जुड़ी होती है। इसी वजह से हिमालय को कभी कभी एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा पानी नदियों को मिलता है। हिमालय कई सभ्यताओं और धर्मों के लिए भी बहुत मान्य रखते हैं। हिमालय के पहाड़ों को पवित्र माना जाता है, इसलिए यहाँ मंदिर और मोनेस्ट्री यानी कि मठ और विहार बनाए गए हैं।
दुनिया भर से संत, भिक्षु और धार्मिक लोग यहाँ आते हैं प्रार्थना और ध्यान लगाने के लिए। भागीरथी नदी जो गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है वो गौमुख से निकलती है जो कि ये उत्तराखंड में है। गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर का अंतिम हिस्सा है, यानी कि यहीं पे ग्लेशियर खत्म होता है और नदी शुरू होता है। गंगोत्री ग्लेशियर भारत के हिमालयों में सबसे बड़ा ग्लेशियर में से एक है। ये ग्लेशियर बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे यात्री दर्शन करने आते हैं। गौमुख ट्रेकिंग यानी कि पहाड़ों में पैदल यात्रा करने वाले लोगों के लिए भी बहुत मशहूर जगह है। जब भी तुम गंगा नदी देखो तो याद रखना उसकी शुरुआत यहीं गौमुख से ही हुई थी। अब आगे हमें पढ़ना है हाउ द हिमालयाज वेयर फॉर्म्ड, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। मतलब हिमालयाज कैसे बने, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। बहुत सालों पहले इंडिया एक बहुत बड़े भूमिखंड का हिस्सा था जिसका नाम था गोंडवाना। उस समय अफ्रीका भी इंडिया का पड़ोसी था। फिर किसी समय पर इंडिया इस बड़े लैंड मास से अलग हो गया और धीरे धीरे उत्तर की तरफ सरकने लगा। लगभग 5 करोड़ साल पहले इंडिया यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया वाले भूमिखंड से टकरा गया। जब इंडिया यूरेशिया से टकराने लगा तो उनके बीच की भूमि दब गई और ऊपर उठ गई। जैसे कि जब तुम एक कारपेट को आगे धकेलते हो तो उसमें व्रिंकल्स आने लगती है, सेम इसी प्रकार से माइटी हिमालयन माउंटेन्स बना है। और हैरानी की बात यह है कि आज भी इंडिया को एशिया में धकेल रहा है, बहुत धीरे धीरे से, लगभग हर साल 5 सेंटीमीटर। ये तुम्हारे बालों के बढ़ने से भी धीरे है। इसका मतलब हिमालय हर साल थोड़ा थोड़ा और ऊंचा होता जा रहा है, लगभग हर साल 5 मिलीमीटर। 1000 सालों में ये 5 मीटर तक बढ़ जाता है। हिमालय शब्द संस्कृत के 2 वर्ड से बना है। पहला हिमा जिसका मतलब होता है स्नो यानी कि बर्फ। दूसरा है आलय यानी एबोर्ड। एबोर्ड का मतलब होता है घर या फिर निवास स्थल। तो हिमालय का पूरा मीनिंग होता है बर्फ का घर या फिर बर्फ का निवास स्थल। हिमालय को आमतौर पर 3 बड़े भागों में बांटा गया है। पहला है द हिमाद्री। हिमाद्री जिसे हम ग्रेटर हिमालयाज भी कहते हैं, हिमालय का सबसे ऊंचा और कठिन हिस्सा है। यहीं माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसे शिखर हैं। ये एरिया साल भर बर्फ से ढका रहता है। यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए यहाँ लोगों की सेटलमेंट बहुत कम है। दूसरा है द हिमाचल, इसे द लोअर हिमालयाज भी कहते हैं। ये ग्रेटर हिमालयाज के साउथ में है। यहाँ का मौसम थोड़ा मॉडरेट रहता है, मतलब थोड़ा नरम या गर्म रहता है। इसलिए यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी यानी कि प्राकृतिक विविधता और लोगों की बस्तियाँ मिलती हैं। यहाँ पर बहुत मशहूर हिल स्टेशंस हैं जैसे कि नैनीताल जो कि उत्तराखंड में है, दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल में है, शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में है और मसूरी ये भी उत्तराखंड में है। सब यहीं पर हैं। तीसरा है द शिवालिक हिल्स, इसे हम द आउटर हिमालयाज भी कहते हैं। हिमालय का सबसे बाहर और सबसे नीचा हिस्सा है ये। यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ और घने जंगल होते हैं। ये पहाड़ी के नीचे के इलाके वाइल्ड लाइफ से भरे हुए हैं। ये हिमालय और गैंगनेटिक प्लेन्स के बीच का एक एरिया जोन है। वेस्टर्न हिमालयाज में जो पुराना घर बनाने का तरीका है उसे काठकूनी या फिर धस दीवारी स्टाइल कहते हैं। इस तरीके में लोकल जगह पर मिलने वाला पत्थर और लकड़ी दोनों का इस्तेमाल होता है। ये घर अंदर से गर्म रहते हैं, यानी विंटर में ठंड कम लगती है और अगर हल्का भूकंप आए तो ये घर टूटने से बचा रहता है। यहाँ पर फिगर 1.6 में ऐसे ही एक काठकूनी स्टाइल का घर दिखाया गया है जिसे तुम समझ सकते हो कि ये कैसा दिखता है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पर फ्लोरा और फौना यानी कि पेड़ पौधे और जानवर पक्षी की बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है। यूनेस्को ने इस पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। इसका मतलब ये है कि ये दुनिया के बहुत खास और सुरक्षित स्थलों में से एक है। इस पार्क की जो बायोडाइवर्सिटी है उसे सरकार और पार्क के अंदर रहने वाले गांव के लोग मिलकर बचाते हैं और सुरक्षित रखते हैं। जब हम डेजर्ट शब्द सुनते हैं तो तुरंत मन में एक गर्म जगह का तस्वीर बन जाता है, लेकिन सिर्फ गर्म डेजर्ट ही नहीं होते, ठंडे डेजर्ट भी होते हैं और भारत में भी एक ऐसा डेजर्ट है। लद्दाख भारत का एक कोल्ड डेजर्ट है जहां सर्दी में टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है।
यहाँ बहुत कम बारिश होती है और इस जगह का लैंडस्केप कठिन और पथरीला है। यहाँ पर पथरीले पहाड़, गहरी घाटियाँ और कुछ झील भी हैं जैसे कि पेंगंग सो। यहाँ की ज़मीन का जो रंग रूप है वो मून जैसा दिखता है, इसलिए इसे मून लैंड भी कहते हैं। तो याद रखना कि कोल्ड डेजर्ट को हम मून लैंड भी कहते हैं। जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि ये जो टैरेन बना, यानी कि ये जो कोल्ड डेजर्ट की ज़मीन बनी, वो इसलिए बनी क्योंकि जब भारत का लैंड मास यूरोशिया से टकराया, यानी कि यूरोप और जब एशिया टकराया, तब ये माउंटेन फोल्ड हो गए। ये जो फोल्ड हुआ एरिया है वो पहले समुंदर का हिस्सा था, इसलिए यहाँ के पत्थर ज़्यादातर रेत और मिट्टी के बने हुए हैं। हवा और बारिश ने पहाड़ों को घिस घिस कर वैसा से बना दिया है जैसा फोटो में आपको यहाँ पर दिख रहा है। इतने हार्श कंडीशन होने के बाद भी लद्दाख में कुछ खास प्रजातियों के जानवर मिलते हैं, जैसे स्नो लियोपार्ड, आइबैक्स और तिब्बतन एंटीलॉप। लद्दाख के लोग बहुत ही सरल तरीके से जीवन बिताते हैं। ये एरिया अपनी पुरानी मॉनेस्ट्रीज और रंग बिरंगे त्योहारों के लिए फेमस है, जैसे लोजर फेस्टिवल्स और हेमिस फेस्टिवल। अब हम आगे पढ़ेंगे द गैग्नेटिक प्लेन्स। जब हम हिमालय से साउथ की तरफ नीचे आते हैं तो हम एक बहुत बड़े और उपजाऊ मैदान में पहुंचते हैं। इसे ही गैग्नेटिक प्लेन्स कहते हैं। ये प्लेन्स भारत के इतिहास और सभ्यता का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा रहे हैं। ये मैदान हिमालय से निकली बड़ी बड़ी नदियों से नूरिश्ड होते हैं और इन्हीं नदियों से लोगों को जीवन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ मिलती है, पानी। गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र नदियाँ और उनकी छोटी छोटी सहायकें मिट्टी में मिनरल्स डालती हैं। इससे ज़मीन बहुत उपजाऊ बन जाती है और खेती के लिए परफेक्ट होती है। ये नदियाँ अपने साथ मिनरल्स लेकर आते हैं जो मिट्टी को और ज़्यादा उपजाऊ बना देते हैं, जिससे अच्छी खेती होती है। ये नदियाँ बिजली बनाने के लिए भी यूज़ होती हैं। भारत की बहुत बड़ी आबादी इन प्लेन्स में रहती है। नॉर्थर्न प्लेन्स का सीधा और समतल एरिया इस बात को आसान बनाता है कि यहाँ रोड और रेल की अच्छी नेटवर्क बन सके। रोड और रेलवे नेटवर्क लोगों और सामान को दूर दूर तक आसानी से ले जाने में मदद करता है। जैसे तुम टैपेस्ट्री ऑफ द पास्ट चैप्टर में पढ़ोगे, गंगा, ब्रह्मपुत्र और दूसरी नदियों का हजारों सालों से यात्रा और व्यापार के लिए इस्तेमाल होता रहा है। यहाँ पर डोंट मिस आउट में दिया गया है कि ज़्यादातर नदियों के नाम देवी माँ के नाम पर रखे गए हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, कावेरी। लेकिन ब्रह्मपुत्रा का नाम अलग है। इसका मतलब होता है ब्रह्मा का पुत्र। ये नदी गर्मियों में सूखती नहीं बल्कि और पानी बढ़ जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट। अगर हम मैप में वेस्ट की तरफ देखें तो एक पीला सा एरिया दिखेगा, वही थार डेजर्ट है। तो व्हाट डू यू सी, तुम्हें क्या दिखेगा? तो तुम्हें दिखेगा सुनहरे गोल्डन ड्यून्स, यानी कि रेत के टीले, रग्ड टेरेन, यानी कि कठिन और पथरीले ज़मीन, एंड अ वाइड ओपन स्काई, यानी कि एक खुला नीला आसमान। जब हवा चलती है तो रेत को इधर उधर उड़ाकर टीला बना देती है। ये टीले छोटी पहाड़ियों जैसे दिखते हैं। कभी कभी ये 150 मीटर तक ऊंचे हो जाते हैं। थार एक बहुत बड़ा और सूखा क्षेत्र है। इसका ज़्यादा हिस्सा भारत में ही है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा राज्यों में ये फैला हुआ है। थार डेजर्ट एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है। यहाँ के हार्श माहौल में दिन में तेज़ गर्मी, रात में सर्दी और पानी की कमी लोगों और जानवरों को यहाँ ज़्यादा घूमने नहीं देती। थार डेजर्ट में जो लोग रहते हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इस डेजर्ट के माहौल के हिसाब से ढाल लिया है। उनका खाना, कपड़े और जीने का तरीका सब कुछ यहाँ के कठोर कंडीशन के हिसाब से होता है। रेगिस्तान में पानी बहुत कम होता है। यहाँ महिलाओं को रोज़ अपने परिवार के लिए पानी लाने के लिए बहुत दूर तक चलना पड़ता है। इसलिए बर्तन धोने का पुराना तरीका ये है कि बर्तन को सैंड से रगड़ के साफ़ किया जाता है। बस थोड़ा सा पानी ही बर्तन को धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो पानी बर्तन धोकर बचता है उसको फिर से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पौधों को पानी देने में। इसलिए जब तुम पानी खुला छोड़ देते हो तो थार डेजर्ट के लोगों को याद करो जिन्हें पानी बचाकर चलना पड़ता है। राजस्थान अपने अनोखे पानी बचाने के तरीकों के लिए भी मशहूर है, जैसे कि टाँका या फिर कूंस बनाकर पानी बचाना,
ये टाँका या कुंड एक खास पानी जमा करने का सिस्टम है जिसमें लोग बारिश के पानी इकट्ठा करते हैं, ज़्यादातर पीने के लिए। द अरावली हिल्स। अरावली पहाड़ियाँ दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से हैं, लगभग 2.5 बिलियन साल पुरानी। इस पहाड़ में बहुत सारी पीक्स और रिजेज हैं, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चोटियाँ और पतली पहाड़ी लाइन है। इसका सबसे ऊंचा चोटी माउंट आबू है जो 1700 मीटर से ज़्यादा ऊंचा है, लेकिन ज़्यादातर अरावली के पहाड़ 300 से 900 मीटर तक के ही होते हैं। ये कितना इंटरेस्टिंग है कि अगर हम 4.5 आवर गाड़ी से चले तो माउंट आबू से सीधा जोधपुर पहुंच सकते हैं, एकदम अलग प्रकार की ज्योग्राफी में। अरावली पहाड़ियाँ भारत के नॉर्थ वेस्ट के ज्योग्राफी और क्लाइमेट को बनाए रखने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। इनका एक बहुत बड़ा काम है, ये नेचुरल बैरियर बनकर थार डेजर्ट को और ईस्ट में फैलने से रोकता है। तुम इसके बारे में आगे और पढ़ोगे। अरावली पहाड़ियाँ मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक और कॉपर जैसे मिनरल से भरी हुई हैं और ये माइनिंग और कंस्ट्रक्शन काम को 100 सालों से सपोर्ट करती आई हैं। जवार के पुरानी माइंस में सबूत मिले हैं कि लगभग 800 साल पहले भारत के लोग दुनिया में पहले लोग थे जो जिंक निकालने का टेक्निक समझ गए थे। यहीं पर कुछ प्रसिद्ध और पुराने किले भी हैं, जैसे कि चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर। अब हम आगे पढ़ेंगे द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पहले हम ये समझ लेते हैं पेनिनसुला क्या होता है। तो पेनिनसुला एक पीस ऑफ लैंड होता है जो कि वाटर से 3 साइड से घिरा हुआ हो। और प्लेट्यू क्या होते हैं? तो प्लेट्यू एक ऐसा लैंडफॉर्म होता है जो आसपास की ज़मीन से ऊंचा होता है और ऊपर से लगभग सीधा या फ्लैट होता है। इसके कुछ साइड्स स्टीप स्लोप्स वाले होते हैं, यानी कि कड़क चढ़ाई वाले होते हैं। भारत में ऐसे कई प्लेट्यू हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रायंगुलर पेनिनसुला एरिया जो भारत के बीच और दक्षिण भाग में है। ये भी एक बहुत पुराना लैंडफॉर्म है। चूंकि ये क्षेत्र 3 तरफ से पानी से घिरा है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन, इसलिए इसे पेनिनसुला प्लेट्यू कहते हैं। ये प्लेट्यू 2 माउंटेन रेंजेस से घिरा हुआ है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स ज़्यादा ऊंचे हैं और भारत के वेस्टर्न कोट के साथ एक दीवार जैसे बनाते हैं। मॉनसून में इनसे बहुत सुंदर वाटरफॉल्स गिरते हैं। वेस्टर्न घाट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। यहाँ बहुत नदियाँ निकलती हैं और बहुत प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट्स का उत्तर वाला हिस्सा सह्याद्री हिल्स का नाम से भी जाना जाता है। ईस्टर्न घाट्स छोटी ऊंचाई वाले हैं और ये टूटकर स्मॉलर हिल्स में बट गए हैं जो ईस्टर्न घाट्स पर हैं। इन दोनों माउंटेन रेंजेस के बीच में डेक्कन प्लेट्यू है, एक बड़ा और ऊंचा सीधा भूमि क्षेत्र। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियाँ इस प्लेट्यू में वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती हैं। ये नदियाँ खेती के लिए बहुत ज़रूरी हैं और लाखों लोगों को पानी देती हैं। ये प्लेट्यू मिनरल्स, जंगल और उपजाऊ भूमि से भरा है। इस वजह से भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये प्लेट्यू थोड़ा ईस्ट की तरफ झुका हुआ है, इसलिए इसके कुछ नदियाँ बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं। ईस्ट की तरफ से बहने वाली नदियाँ जैसे गोदावरी, कृष्णा, महानदी यहीं से निकलती हैं और खेती, इंडस्ट्री और बिजली बनाने में मदद करती हैं। यहाँ से कुछ नदियाँ वेस्ट की तरफ भी जाती हैं, जैसे कि नर्मदा और ताप्ती जो अरेबियन सी में गिरती हैं। इस प्लेट्यू के घने जंगल कई आदिवासी समुदाय का घर है, जैसे सांथाल, गोंड, बैगा, भील और कोरकू। इन जनजातियों की अपनी अलग भाषाएं, परंपराएं और जीने का तरीका होता है जो प्रकृति से जुड़ा होता है। प्लेट्यूज पर बहुत सुंदर वाटरफॉल्स मिलते हैं क्योंकि नदियाँ पथरीले और अनइवन सरफेस पर बह के गिरती हैं। ये वाटरफॉल सिर्फ टूरिस्ट को ही अट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि बिजली बनाने और खेती में भी पानी देने में भी काम आते हैं। इंडियाज़ अमेजिंग कोस्टलाइंस। भारत के कोस्ट लाइन पर सुंदर बीचेस, पथरीले क्लिफ्स और हरे भरे घने जंगल मिलते हैं। कुछ बीचेस पर सुनहरी रेत होती है और कुछ बीचेस पर काले पत्थर भी मिलते हैं। कुछ आइलैंड्स में कोरल रीफ्स मिलते हैं। कोरल रीफ्स का मतलब होता है मूंगा चट्टान। ये समुद्री जीवों के लिए ज़रूरी होता है। तो कुछ आइलैंड्स में कोरल रीफ्स यानी कि मूंगा चट्टानें मिलते हैं और कुछ
पूरी तरह से घने जंगल से ढके होते हैं। भारत के कोस्ट में बहुत सारे सरप्राइजेस छिपे होते हैं। भारत का कोस्ट लाइन 7,500 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा है। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। भारत का वेस्ट कोस्ट गुजरात से लेकर केरल तक फैला हुआ है और बीच में महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से गुजरता है। यहाँ की ज़्यादातर नदियाँ वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, तेज़ बहती हैं और समुंदर में जाकर इस्च्यूरीज बनाती हैं। इस्च्यूरी का मतलब होता है नदी का अंतिम हिस्सा जहाँ वो समुद्र से मिलती है। यहाँ के तट पर छोटी नदियों के एलुवियल डिपॉजिट्स होती रहती है, यानी कि छोटी नदियों की मिट्टी जमा होती रहती है जिससे तट का आकार बनता है। इस कोस्टलाइन में कोव्स यानी कि छोटी खादियाँ, क्रेक्स यानी कि नदियाँ या छोटी समुद्री धाराएं और इस्च्यूरीज बनाते हैं। नर्मदा और ताप्ती के इस्च्यूरीज सबसे बड़े हैं। वेस्ट कोस्ट पर कई इम्पोर्टेंट पोर्ट्स और सिटीज़ हैं। ये पोर्ट्स और सिटीज़ हजारों सालों से इकोनॉमिक एक्टिविटी के केंद्र रहे हैं। द ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में है। ये गंगा डेल्टा से शुरू होकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यहाँ चौड़ी मैदान और बड़े बड़े रिवर डेल्टाज हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टाज। यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज भी हैं, जैसे चिल्का लेक और पुलिकैट लेक। पुलिकैट एक लेगून है। लेगून का मतलब होता है कि एक पानी का हिस्सा जो किसी नेचुरल बैरियर से बड़ा समुद्र से अलग होता है। अब आगे यहाँ पर डेल्टा के बारे में दिया गया है कि डेल्टा एक लैंड फॉर्म्स होता है जो नदी के अंतिम हिस्से पर बनता है जब नदी सेडिमेंट्स बड़े समुद्र, झील या फिर दूसरी नदी में गिरा देती है। समय के साथ ये मिट्टी जमा होकर एक ट्रायंगुलर या फिर फैन शेप्ड एरिया बनाती है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी नदियाँ उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं जो खेती के लिए बहुत अच्छे हैं। इंडियन इजलैंड्स। इंडियन इजलैंड्स उन द्वीप समूहों को कहते हैं जो इंडियन ओशियन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में फैले हुए हैं। ये भारत के हिस्से हैं। भारत के दो बड़े इजलैंड ग्रुप हैं, लक्षद्वीप जो अरेबियन सी में है और अंडमान और निकोबार इजलैंड्स जो बे ऑफ बंगाल में है। इन इजलैंड्स पर अलग तरह के जीव जंतु, सुंदर बीचेस, कोरल रीफ्स यानी कि मूंगे की चट्टानें और वोल्केनोज भी हैं। हजारों सालों पहले कुछ पुराने ट्राइब्स ने इन इजलैंड्स को अपना घर बना लिया था। लक्षद्वीप इजलैंड्स। लक्षद्वीप एक आर्चियोपेलागो है, मतलब कि एक द्वीप समूह है जो अरेबियन सी में केरला के मालाबार तट के पास है। इसमें 36 इजलैंड्स हैं जो कोरल से बने हैं। हर इजलैंड्स पर लोग नहीं रहते, कुछ इजलैंड्स खाली भी हैं। भारत इन समुद्री इलाकों पर कंट्रोल करता है, जिससे यहाँ मछली पकड़ना, नए संसाधन खोजना और इन्वायरमेंट की रक्षा करना संभव होता है। अंडमान एंड निकोबार इजलैंड्स। ये आर्चिपेलागो 500 से ज़्यादा बड़े छोटे वोल्केनिक इजलैंड्स का समूह है जो दो हिस्सों में बटा है, अंडमान इजलैंड्स और निकोबार इजलैंड्स। इनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। ये इजलैंड्स भारत के आउटपोस्ट जैसे हैं जो समुंदर पर नज़र रखते हैं। यहाँ अलग अलग प्रकार के फ्लोरा एंड फौना यानी कि जीव और जंतु पाए जाते हैं। अंडमान इजलैंड्स इतिहास के नज़रिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ कई फ्रीडम फाइटर्स को भारी कठिन परिस्थितियों में एक जेल में रखा गया था जिसका नाम था सेल्यूलर जेल। ये सेल्यूलर जेल आज भी संभाल कर रखा गया है ताकि हमें याद रहे कि हमारे पुरखों ने हमें आज़ादी देने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी थी। इसके बारे में आप आगे की कक्षाओं में और डिटेल में पढ़ेंगे। अंडमान और निकोबार इजलैंड्स में बैरन इजलैंड्स भारत का अकेला एक्टिव वोल्केनो है। कभी कभी ये वोल्केनो फट पड़ता है और धुआं और गर्म लावा आसमान में उछलता है। द डेल्टा इन वेस्ट बंगाल एंड द सुंदरबंस। जब हम इजलैंड से वापस बे ऑफ बंगाल के रास्ते हिमालयाज के पूर्वी हिस्सों की तरफ जाते हैं तो हम सुंदरबंस पहुंचते हैं। ये सुंदरबंस गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों और उनके सहायक नदियों के डेल्टा में स्थित है। इस डेल्टा में रिवर, सी और लैंड का एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है। सुंदरबंस का आधा हिस्सा भारत में है और बाकी आधा बांग्लादेश में।
ये सुंदरवंश यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। सुंदरवंश बहुत सारे जीव जंतुओं का घर है, जैसे कि रॉयल बंगाल टाइगर। अब मैप पर बने रहो क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं और ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है। क्या तुम्हें मैप पर गारो, खासी और जांटिया पहाड़ दिख रहे हैं? ये पहाड़ मेघालय प्लेट्यू का हिस्सा हैं और इन्हें घने जंगल, भारी बारिश और सुंदर वाटरफॉल्स के लिए जाना जाता है। ये क्षेत्र दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में से एक है, इसलिए यहाँ घने जंगल, अलग जीव जंतु और उपजाऊ ज़मीन मिलती है। मोलिनोंग गांव, जो मेघालय की ईस्ट खासी हिल्स में है, इसे एशिया का सबसे साफ गांव माना जाता है। ये सुंदर गांव अपनी साफ सफाई, बैम्बू के डस्टबिन और प्राकृतिक तरीके से जीने की आदतों के लिए मशहूर है। ये गांव अपने लिविंग रूट ब्रिजेस के लिए भी मशहूर है। ये पुल पेड़ों की जड़ों को बहुत सालों तक बुनकर बनाए जाते हैं। और ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। हमने पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। बाकी इसके अगर क्वेश्चन आंसर समझने होंगे या फिर आगे के भी चैप्टर्स को समझना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।